संचार आर्थिक समाचार के सभी दर्शकों का आज के इस एपिसोड में स्वागत है। आज 6 अप्रैल 2023 है। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा के बारे में। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन चली बैठक के बाद आज रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसमें लिए गए फैसलों के बारे में मुंबई में जानकारी दी। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि महंगाई के बारे में रिजर्व बैंक ने क्या कहा। रिजर्व बैंक के इस समीक्षा के मुताबिक खुदरा महंगाई में कमी आने का अनुमान है। जो अब नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है अप्रैल से, इसके दौरान पूरे साल में यानी अप्रैल से और अगले साल मार्च तक जो पूरा वित्तीय वर्ष है, महंगाई का औसत आंकड़ा 5.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। पहली तिमाही में इसका औसत 5.1%, दूसरी तिमाही में 5.4%, तीसरी तिमाही में भी 5.4% और चौथी तिमाही में 5.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। फिलहाल महंगाई का आंकड़ा रिजर्व बैंक का जो संतोषजनक का ऊपरी स्तर है उससे भी ऊपर है। फरवरी का जो खुदरा महंगाई का आंकड़ा है 6.44% रहा है। उससे पहले जनवरी में ये 6.5% रही है, जबकि रिजर्व बैंक का जो ऊपरी स्तर है वो 6% का है, लेकिन ये 6% से भी ऊपर है और कम से कम 2% और सामान्य स्तर है 4%। तो रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो महंगाई को 4% पर लाने के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा। उसके इस प्रयास में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। मार्च के खुदरा महंगाई के आंकड़े अगले सप्ताह जारी होंगे। आगे रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जो कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.5% पर बरकरार रखा है। समिति के सभी जो 6 सदस्य हैं, सब ने आम सहमति से ये फैसला लिया है कि कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। हालांकि समिति ने कहा है कि ये सिर्फ उसने एक थोड़ी देर के लिए मतलब इस समय उसने उसको रोका भर है, ऐसा कोई पक्का फैसला नहीं है कि इसे आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। जरूरत पड़ने पर वह कदम उठाएगी। इसके साथ ही स्थायी जमा सुविधा जिसे SDF कहते हैं उसे 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF उसे 6.25% पर बरकरार रखा गया है। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि रेपो दर एक प्रकार से बैंकिंग तंत्र की आधार दर होती है। जब बैंकों को धन की जरूरत होती है तो बैंक रिजर्व बैंक के पास जाते हैं और अपनी फौरी जरूरत के लिए, एक दिन के लिए, एक रात के लिए उसे पैसा उठाते हैं। तो जिस दर पर रिजर्व बैंक उन्हें पैसा देते हैं उसे कहते हैं रेपो दर। इसके लिए बैंक बदले में कुछ सरकारी प्रतिभूतियां रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि जब बैंक आगे कर्ज देंगे तो जिस रेट पर वो आगे कर्ज देंगे वो रेपो दर से ऊपर ही होगा। तो ऐसे में रेपो दर अगर बढ़ती है, रिजर्व बैंक रेपो दर बढ़ाता है, तो आगे बैंकों का जो कर्ज का रेट है वो भी बढ़ेगा। रेपो दर में कमी आती है तो बैंक भी आगे जो कर्ज देंगे वो कुछ सस्ता होगा। वहीं स्थायी जमा सुविधा की बात करें तो जब बैंकों के पास पैसा इकट्ठा आ गया, कहीं से आगे बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, तो उस पैसे को रिजर्व बैंक के पास जमा कर देते हैं और उस पूंजी पर रिजर्व बैंक उन्हें जो ब्याज देता है उसको कहते हैं SDF और ये ब्याज दर है 6.25%। तो जब रिजर्व बैंक के पास बैंक रखते हैं तो उन्हें मिलता है 6.25%। जब बैंक रिजर्व बैंक से लेते हैं तो उन्हें 6.5% की दर पर वो पैसा मिलता है। और इसके आगे है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैंकों के पास कभी ऐसा मौका आता है कि नकदी पूरी तरह खत्म हो गई, तो तब आपात स्थिति में बैंक RBI से कर्ज उठाते हैं और ये कर्ज उन्हें मिलता 6.25% की दर पर, यानी MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बहरहाल मोदी सरकार के 9 साल, अब ये मई में 9 साल पूरे हो जाएंगे, तो 9 साल के कार्यकाल में रेपो दर की अगर बात करें तो 2014 में 28 जनवरी 2014 की जो रेपो दर थी उस समय 8% पर थी और उसके बाद लगातार इसमें कमी आती रही और अप्रैल 2022 में ये कम होती हुई 4% पर आ गई। जनवरी 14 में 8 और अप्रैल 2022 में 4%। उसके बाद ये आपको पता है कि 2021 में कोरोना का मामला था। तमाम देश में भी और दुनिया में भी आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल रुक गई थी। कर्ज की कोई मांग नहीं थी, किसी को कर्ज नहीं चाहिए था, बैंकों के पास पैसा जो है वो पड़ा हुआ था, क्या करें, तो इसलिए ब्याज दर को सस्ता किया गया ताकि कहीं ना कहीं उसकी मांग बनी रहे। लेकिन अप्रैल 2022 के बाद एकदम गतिविधियां शुरू हुई, तमाम जो है कल कारखाने शुरू हो गए, आना जाना शुरू हो गया, तो उसके बाद
डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ने की वजह से रेपो दर भी बढ़ानी पड़ी, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने से रेपो दर बढ़ गई। और पिछले 12 महीने में अप्रैल 2022 के बाद इस समय अप्रैल 2023 है, तो इस 12 महीने में ये 4% से बढ़कर रेपो दर 6.5% पर पहुंच गई, यानी 2.5% की इसमें वृद्धि हुई। लेकिन फिर भी अभी ये 8% से नीचे है, 6.5 पर है। और उससे पहले अगर पिछली मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल की अगर बात करें तो मार्च 2004 में रेपो दर 6% थी। 2004 में जब मनमोहन सरकार उस समय सत्ता में आई थी तो उस समय 6% थी और लगातार बढ़ती हुई जुलाई 2008 में 9% पर पहुंच गई थी, जुलाई 2008 में। और उसके बाद फिर ये कम हुई, 2009 में 4.5% पर आ गई, फिर दोबारा बढ़ी और 2014 में 8% के स्तर पर पहुंच गई। तो यानी 6 से 9 से फिर 4.5 और उसके बाद फिर वापस 8% पर पहुंच गई। वहीं मोदी सरकार के कार्य में 8 से घट के 4 पे और 4 से बढ़ती हुई 6.5 पर आ गई। इससे पहले सन 2000 की बात करें तो रेपो दर 15 से 16% की ऊंचाई पर भी पहुंची हुई थी। आगे रिजर्व बैंक के गवर्नर ने क्या कहा है, महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। रिजर्व बैंक इसमें कोई किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इस साल जो पिछला वित्त वर्ष है उसमें महंगाई का स्तर 6% से ऊपर 6.7% पूरे साल का जो औसत था वो रखा था रिजर्व बैंक ने, और अब इस साल का अनुमान है 5.2%। तो निश्चित ही महंगाई में कमी आएगी। इसके अलावा कुछ और सुविधाएं ग्राहकों के लिए जो रिजर्व बैंक गवर्नर ने एक वेब पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है। इस पोर्टल में लोग जो बिना दावे का बैंकों में पैसा पड़ा रहता है, जो जमा है और उसको कोई लेने नहीं आ रहा है, तो इस तरह के पैसे के बारे में जानकारी लेने के लिए, खोज करने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। ये घोषणा रिजर्व बैंक के गवर्नर ने की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूपीआई का दायरा बढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन जो यूपीआई के थ्रू लेन देन होता है उसका दायरा और बढ़ाएंगे। बैंकों में जो कर्ज मंजूर हो गया है अब उस कर्ज को यूपीआई के जरिए उस कर्ज का लाभ उठाएगा, इस तरह की सुविधा हो जाएगी। रिजर्व बैंक के नियमन के दायरे में आने वाली व्यावसायिक इकाइयों के लिए कारोबार करना आसान बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में आगे नियामकीय मंजूरियां देने के वास्ते एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल जल्द शुरू किया जाएगा। इसका जो सूक्ष्म नाम होगा प्रवाह नाम दिया गया है। इस साल के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी और इसी पर जो है आगे अमल होगा। पोर्टल पर आवेदनों के बारे में समय सीमा भी बताई जाएगी कि आपके आवेदन को कब तक मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने कहा कि ऋण सूचना कंपनी जो आपकी ऋण की मतलब जब आप कर्ज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है कर्ज के बारे में, उसकी सूचना देने वाली कंपनियां हैं। तो उनको हाल में रिजर्व बैंक का जो एकीकृत ओम्बड्समैन की जो स्कीम है उसके दायरे में लाया गया, उन कंपनियों को जो आपके ऋण ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देती है। तो इसके तहत कुछ नए उपाय भी अब शामिल किए जाएंगे। ग्राहक ऋण और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर जो ताज़ा जानकारी है तो उसको उन्नयन करने के बारे में, उनके रिकॉर्ड में शामिल करने में अगर कोई देरी होती है, ऋण सूचना रिपोर्ट को ग्राहक के खाते में देर से उन्नयन करने अथवा उसमें सुधार करने में देरी अगर की जाती है तो उसके बारे में क्या कोई मुआवजा दिया जाना। आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया और आपका ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी ठीक नहीं, मतलब जो सही जानकारी होनी चाहिए थी उसमें पूरी आई नहीं, तो आपका नुकसान हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कोई मुआवजा दिया जा सकता है, कोई ऐसी प्रणाली शुरू होगी, इसके बारे में रिजर्व बैंक विचार कर रहा है। ग्राहकों को उनकी ऋण सूचना रिपोर्ट की जानकारी लिए जाने के बारे में भी एसएमएस अथवा ईमेल के जरिए सतर्क किया जाएगा, इसका भी प्रोविजन होगा। ऋण संस्थानों से ऋण सूचना कंपनियों को मिलने वाली जानकारी को शामिल करने की समय सीमा और जो मुख्य सूचना आयोग है उसके द्वारा प्राप्त ग्राहक की शिकायत की जानकारी देने के बारे में भी जो है इस तरह के तमाम प्रोविजन जो है इसमें किए जाएंगे। रिजर्व बैंक गवर्नर ने यह भी कहा है कि हम मूल्य स्थिरता के अपने प्रयासों को लेकर पूरी तरह से दृढ़ और संकल्पबद्ध है, क्योंकि सतत आर्थिक वृद्धि का जो सबसे बेहतर जो गारंटी है वो इसी रास्ते पर चलते हुए मिलेगी। गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति लगातार उसके लक्ष्य से ऊंची बनी हुई है और ऐसे में जो मौजूदा जो उदार एक उसका मौद्रिक नीति समिति जिस रास्ते पर चल रही थी, तो उदार से हटकर जो मौद्रिक नीति समिति है उदार नीति से पीछे हटने पर ही अपना ध्यान रखेगी। जो अब तक लगातार रेपो दर में कमी आ रही थी तो उसे उदार नीति माना जा रहा था, अब उससे हटकर अब थोड़ा मतलब ये एक तरह से मजबूती की तरफ बढ़ा जा रहा है।
शक्तिकांत दास ने बताया कि वैश्विक आर्थिक क्षेत्र में उठापटक के बीच भारत की जीडीपी वृद्धि चालू वित्त वर्ष 23-24 में 6.5% रहेगी। ये जो पिछला साल गया उसके आंकड़े अब मई अंत में आधिकारिक आंकड़े आ जाएंगे, जिसके 7% के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब ये जो साल शुरू है इसके बारे में रिजर्व बैंक ने कहा है कि 6.5% रहेगी। और 2021-22 में देश की जीडीपी वृद्धि 8.7% रही थी और उससे पिछले साल गिरावट आई थी क्योंकि कोरोना का जो है प्रभाव था। शक्तिकांत दास ने बताया कि बाह्य क्षेत्र के संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार जो 21 अक्टूबर 2022 को 524 अरब 50 करोड़ डॉलर के स्तर पर आ गया था, वापस अगर हम अपनी वायदा सौदे होते हैं इसके बारे में वायदा परिसंपत्तियों को भी शामिल कर ले तो 600 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, जो कि संतोषजनक स्तर है। उन्होंने कहा कि 2020 की शुरुआत से ही पूरी दुनिया अप्रत्याशित अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और ऐसे समय में भी जब ये कठिन समय था, भारत का वित्तीय क्षेत्र स्थिर और मजबूत बना रहा। उन्होंने कहा आर्थिक गतिविधियों में व्यापकता आने को देखते हुए और मुद्रास्फीति में नरमी की उम्मीद, पूंजी व्यय पर जोर देते हुए वित्तीय अनुशासन रखने और चालू खाते के घाटे में उल्लेखनीय कमी आने और विदेशी मुद्रा भंडार फिर से संतोषजनक स्तर पर आना जो है हमारी अर्थव्यवस्था के लिहाज से स्वागत योग्य कदम है और इससे भारत की जो वृहद आर्थिक स्थायित्व और मजबूत होगा। इस स्थिति में मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति वापस फिर से एक बार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर ध्यान देने में हमें मदद मिलेगी। जो इस समय का जो ये आर्थिक परिवेश हमें बना है जो ठीक दिखाई देता है, तो अब हम अपना ध्यान मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर दे पाएंगे। फिलहाल इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सुझाव है तो उसे भी अवश्य दें। नमस्कार।